देखो, मुगल वंश चल रहा था, कल हमने लिए थे जहांगीर की बात। आज जहांगीर का बेटा, कल मैंने क्या कहा था कि जहांगीर की जब मृत्यु होती है तो उस समय इसके दो ही पुत्र जीवित थे, एक था खुर्रम और एक था सहसायर, जिसमें खुर्रम शाहजहां के नाम से क्या बनता है, शासक बनता है। तो देखो, अगला शासक है शाहजहां। मूल नाम या बचपन में क्या बोला जाता था इसका, खुर्रम। क्या बोलते हैं, खुर्रम। शासनकाल, पिता की मृत्यु हुई 1627 में और 1658 तक रहा ये। अब देखो इतिहास में ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो सबसे पहले तो ये अपनी पत्नी की वजह से महत्वपूर्ण रहा। देखो, इसकी पत्नी थी जिसका नाम मिलता अर्जुबंद बानो बेगम। क्या मिलता है, अर्जुबंद बानो बेगम। सुने हो इस पत्नी के बारे में, है? अरे कहां से सुनोगे जब तुम्हें बताया नहीं गया। तुम्हें तो सीधा सीधा बता दिया मुमताज। अरे मुमताज उपाधि है इस महिला की। इसकी उपाधि क्या है, मुमताज उपाधि है। और ये उपाधि किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी। किसने दी, शाहजहां ने। मतलब खुद की लुगाई को भी दूसरा नाम देना पड़ता है? पड़ोसन को दे तब तो माने भी। अब इसमें हम तो क्या बोलते हैं, सुनती है क्या, आ रही है क्या, ला रही है क्या, जा रही है क्या, ये वैसा मुमताज बोल के नाम दे रहा है। अरे भैया वैसे ही बुला ले। तो ध्यान रखना, इतिहास में जो मुमताज है वही कौन थी, अर्जुमंद बानो बेगम। अब भाई प्यार प्यार होता है और हर रात को होता है। तो भैया 14 संतानें उत्पन्न की शाहजहां ने से। कितनी, हम वादा करते थे सगाई से पहले कि क्रिकेट टीम तैयार करेंगे, फिर लास्ट में सोचा कि नहीं, दो ही बहुत है। और इधर इसने क्रिकेट टीम से ज्यादा प्लेयर होते हैं एक्स्ट्रा क्रिकेट टीम में, वो एक्स्ट्रा भी कर दिए। लेकिन कहते हैं अर्जुमंद बानो बेगम 14वें बच्चे को जन्म देते समय मर जाती। जन्म देते समय मृत्यु। अब मर गई तो शाहजहां को बुरा लगा। तो शाहजहां इससे बहुत ज्यादा प्रेम करता था, और करे प्रेम किया तभी तो भैया 14 हो गए, नहीं करता तो होते कहां से। तो सबसे ज्यादा प्रेम करता था। तो इसी की याद में, इसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवा। ताजमहल का निर्माण आगरा, यूपी में। कहां पे, यमुना नदी के किनारे। अब इसके समय जयपुर में कौन है, मेरे को बता सकता है कोई? जय सिंह। तो कहते हैं कुछ इतिहासकार कि ये जो ताजमहल बनने वाली जगह है ना, ये शाहजहां ने खरीदी थी, और खरीदने के बाद में इसने बनाई थी। शायद बीच में अभी आपने देखा होगा पॉलिटिकल राजनेताओं के मुंह से ये शब्द सुनने को मिले थे, तब बीकानेर अभिलेखागार वालों ने वो पत्थर या जो स्टाम्प था वो उन्होंने जारी किया और कहा कि भैया ये जमीन खरीदी गई। तब जाकर वो बेटर शांत हुआ था। तो नेताजी कुछ भी बोल जाए ना तो विश्वास न करना, तो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। ठीक है।
वो कभी अकबर को तो बाबर का बेटा बता देते हैं और बाबर को अकबर का बेटा बता देते हैं, वो कह के निकल लेते हैं, बाद में फिर ये जनता आपस में लड़ती रहती है। तो भाई ताजमहल का निर्माण आगरा में यूपी में करवाया, यमुना नदी के किनारे, और कहा यह भी जाता है कि इसकी जो नींव है लकड़ी की बनी हुई है, और कहा यह भी गया है कि ऐसी इमारत दोबारा न बने तो शाहजहां ने निर्माण करने वाले लोगों के हाथ कटवा दिए थे, ऐसा इतिहास में उल्लेख मिलता है। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि भाई इसने करवा दिया, क्योंकि एक कहीं पे हम पढ़े थे कि इसकी दूसरी इच्छा यह भी थी कि जिस प्रकार से मैंने यमुना के इस तट पर सफेद संगमरमर की इमारत बनवाई, वैसे ही ठीक यमुना के इस तरफ में ब्लैक संगमरमर का क्या बनवाऊंगा, ताजमहल। इसीलिए देखो ताजमहल के पीछे का हिस्सा भी सेम वैसा ही है कि नहीं है। लेकिन उससे पहले उत्तराधिकारी विवाद शुरू हो गया और 1658 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु, और वो सपना सपना ही रह गया। अब बात आती है कि ये जो ताजमहल बनाने की जो प्रेरणा मिली से, वो कहां मिली, कि भाई प्रेरणा कहां ली। प्रेरणा भाई कोई लड़की नहीं है, ध्यान रखना, कि भाई ये जो सब ख्याल था वो कहां से उत्पन्न हुआ, कोई बता सकता है। पढ़ा रखा है मैंने ये चीज, जब राजस्थान का पढ़ा रहा था उस समय बताई थी मैंने ये चीज। देखो नहीं पता है, पढ़ते हो नहीं तुम, घर पे जाके ध्यान देते हो नहीं। देखो कि भाई जब जहांगीर के खिलाफ शाहजहां विद्रोह करता है तब मेवाड़ में शरण लेता है, और उस समय मेवाड़ का शासक था करण सिंह। कौन था? और वहीं पे सफेद संगमरमर का आप जाओगे तो शायद जगदीश मंदिर या जग मंदिर बना हुआ है, उसके अंतर्गत इसने शरण ली थी। और यहीं पर करण सिंह और शाहजहां ने एक दूसरे को पगड़ियां बदलकर पहनाई थी और धर्म के भाई बने थे। क्या बने थे? पगड़ियां बदलकर धर्म के भाई बने थे। तो यहां रहते हुए जब उसने उस बिल्कुल व्हाइट संगमरमर को बनी हुई इमारत को, मंदिर को देखा, तो इसने ख्याल किया कि हिंदुस्तान का अगर मैं भविष्य में बादशाह बन गया तो मैं भी एक सफेद संगमरमर की क्या बनवाऊंगा, इमारत बनवाऊंगा। तो वहां से प्रेरणा ली और मौका मिला जब इसका प्यार मर गया, और प्यार मरा तो उसकी याद में एक क्या बनाया, सफेद संगमरमर का महल, जिसे हम क्या कहते हैं, ताजमहल। तो प्रेरणा कहां से ली? जगदीश या जग मंदिर से, और ये कहां है, उदयपुर में, यहां से सीखी। अब बात आती है इसमें मार्बल कहां का लगा है। तो देखो संगमरमर जो लगाया गया वो लगाया गया है मकराना नागौर का। कहां का लगा है? मकराना नागौर का। और यही मकराना नागौर की जो खान है वो 2019 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में ऐसे कुछ शामिल किया गया है। विश्व साइट यूनेस्को के द्वारा कुछ विशेष सूची में शामिल किया गया है 2019 में। पता थी ये चीज? क्योंकि दुनिया में मकराना का जो मार्बल है वो फेमस है। हिंदुस्तान में तो है ही, विदेशों में बेचारा। तो ये कहानी कहां से शुरू हुई? 14 बच्चों से। इन 14 बच्चों के अंतर्गत ध्यान रखना कि 4 तो बेटे और बेटियां कितनी, नहीं नहीं नहीं, रुको एक मिनट, 4 बेटे और 3 पुत्री ही केवल जीवित रहे। 14 में से जीवित कितने रहे? 7। कितने? 7 में से 4 तो पुत्र जीवित रहे और 3 पुत्रियां। अब आपको एक चीज पता होगी कि दिल्ली में चांदनी चौक है, किसने बसाया था वो? है? क्या नाम बोला? रजिया सुल्तान। तो भैया कब की गई, मैंने कब बता दिया? पिछले साल। अरे ध्यान रखना, शाहजहां की पुत्री थी रोशन आरा ऐसे,
तीन चार पुत्री, तो इसी की पुत्री के द्वारा चांदनी चौक को बसाया गया था। ठीक है, तो तीन पुत्रियां और चार पुत्र क्या रहे इसके। अब शाहजहां का बड़ा पुत्र, शाहजहां का बड़ा पुत्र दारा शिकोह और सबसे छोटा औरंगजेब, और इन दोनों के बीच में उत्तराधिकारी विवाद चला था। पढ़ा रखी है, बता रखी है ना ये चीजें, तो फिर बोलते क्यों नहीं हो। राजस्थान में और इंडिया में ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है, लेकिन कुछ बातें तो सेम ही है। तो अर्जुमंद बानो बेगम की कितनी संतानें हुई, कितने जीवित बचे इसमें से, 7 में से 4 और 3 पुत्रियां, और 14वें बच्चे को जन्म देते समय अब अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई। तब इसने इसकी याद में क्या बनाया, और ताजमहल क्या है, एक मकबरा। क्या है, मकबरा। अब कुछ लोग वहां जाते हैं तो आपने देखा होगा कि ऊपर से इसके ऊपर कुछ पानी गिरता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब ऊपर से ना शिव जी का कोई तेजो महादेव मंदिर बताते हैं। अरे उससे क्या फर्क, अब आप देखो 30 लाख से ऊपर ऊपर पर डे की इनकम है इस ताजमहल की, 30 लाख पर डे की इनकम है। अब चाहे वो कुछ ही हो, लेकिन गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो तुम्हें लड़वाने के लिए पता नहीं क्या क्या। लेकिन 2000 के आसपास विदेशियों की टिकट है, आसपास एक एवरेज बताया, और भारतीयों की आप 250 रुपए मान लो। ठीक है, टोटल भारतीय 20,000 लगा लो आप दिल्ली के, और इनकी ज्यादा नहीं 3,000 ही संख्या कर लो, तो रो देगा इंटू, निकालो कैलकुलेटर। डेली की इनकम उठा मिल रही है गवर्नमेंट को, करो देखो अभी पता लग जाएगा कितनी जा रही है डेली इनकम ताजमहल की। पहले तो ये बता भाई विदेशियों से कितना आया, 3 दूनी 6, 6 जीरो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख 60 लाख है। 60 लाख है, तो यही तो बोल रहा हूं मैं भी। और ये भारतीयों की घर 2,000 20,000 इंटू 250, 50 लाख, तो 50 लाख और 60 लाख कितने हो गए, 1 अरब। अरे मैथ कमजोर है मेरी, जल्दी से बताओ। अब इसमें से आप काट दो, वहां का डेली खर्चा काट दो। अब डेली खर्चा काट के क्या बचेगा भाई, डेली के 10 लाख भी आप काट दो, फिर भी एवरेज काट कूट के 40-50 लाख रुपए तो नेट आ रहा है एक दिन का, एक दिन का आ रहा है 40-50 लाख, सब कुछ काट पीट के, तनख्वाह वनखा दे दुआ के भी है। फायदा हुआ कि नहीं हुआ। और अंग्रेज आके क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ लव। वो सिंबल ऑफ लव इसीलिए कहा गया कि ये बच्चे हुए थे इसलिए। तो उतारो इसको, ताजमहल की कहानी को तो। है, बच रहा है ना इतना तो फिर। और छुट्टियों में तो पता नहीं कितनी करते होंगे, क्योंकि देश दुनिया से आते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। काट पीट के भी बच तो रही है फिर। अब भारतीय से तो कितना,
250 में काम। तो विदेशियों को हम लूट रहे हैं कि तुमने खूब लूटा, अब बारी हमारी है। जिसमें मकबरे के अंदर जाने के शायद अलग है। एक दिन देख के तो आएंगे भैया, मैंने भी नहीं देखा अभी। यूपी के नाम से ही डर लगता है। लेकिन खैर ऐसा नहीं है। अब देखो इनकी कुछ अलग बातें। इतिहास में फेमस शाहजहां इसी के लिए है अधिकतर। वो 50 तो अंदर ही है, मकबरे में अंदर जाएगा उसका 200 रुपये अलग है। फिर अरे वो हाँ कर रहा है, जिसमें 1350 कुछ रुपए फॉरेनर से लेते हैं, अंदर जाने के 700 रुपये कुछ अलग है। तो मैं प्लान कर रहा था तो मैंने देखा पहले टिकट तो पता कर ले। क्या? साइंस पार्क? उतारो उतारो उतारो। आवाज नहीं। कौन सा? हाँ वहां पे भी वो पैसे लेते हैं सिटी पार्क का। लेना देना कुछ है नहीं उस सिटी पार्क में, है क्या कुछ? और लव बर्ड्स जाते हैं उधर और उनको तुम देखने जाते हो। मैं भी एक दिन गलती से चला गया। वो हुआ क्या था, कोई एग्जाम थी अपने मानसरोवर में। तो वापस आते समय मैडम जी हमारे तेज खोपड़ी है ही, उसने गूगल पे किया कि कहाँ पे है सिटी पार्क। अरे बड़े हो मानसरोवर में से दिखा ले चलो। भाई मेरे को नहीं पता ना, मैं कभी गया कि नहीं, मैं गूगल पे लगा ली मैं कि चाल भाई गया। अब गया बंदे देखा टिकट लाग रही से, भाई चलो भाई टिकट भी ले लिया। टिकट लेके गए तो वहां पे वही लव बर्ड्स लव बर्ड्स लव बर्ड्स, बाकी देख ली। आने देख भाई जी खुश, चाल अब। तो जगह ऐसी चुनो जहां पे आनंद आए। और सिटी पार्क से भी बढ़िया है स्मृति वन, कॉमर्स कॉलेज के पास। वहां पेड़ पौधे जंगल का एहसास तो होगा। देखो आगे देखो कि भाई शाहजहां का जो राज्याभिषेक हुआ, मेन कहानी तो बताई थी, ताजमहल के कारण ज्यादा फेमस रहा है कौन? शाहजहां। आगरा में राज्याभिषेक कहां पे हुआ इसका राज्याभिषेक? आगरा में 1628 ईस्वी में राजधानी आगरा को बनाया इसने। राजधानी आगरा बनाई इसने। लेकिन फिर बाद में ख्याल आया कि भाई जब तक मुमताज जीवित थी तब तक तो रहा वहां पे। और फिर बाद में कहते हैं कि इधर इसने लाल किले का निर्माण करवाया दिल्ली में यमुना नदी के किनारे। देखो लाल किला और ताजमहल ऐसे यमुना नदी के किनारे पे ही है। अब 10 साल कहां रहा? आगरा में मुमताज के साथ। और मुमताज की मृत्यु हो गई तो यहां ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हो गया और स्वयं लाल किले में आ गया।
क्योंकि इसी यमुना नदी से ये व्यक्ति आया और जाया करता था। और आज भी है वो रास्ता। लाल किले में जाओगे ना, तो लाल किले के बैक साइड में जाके देखना, आज भी वो रास्ता यमुना नदी की तरफ खुलता है जो सीधा आगरा जाता है। कहीं कुछ भी नहीं है आज, क्योंकि नदी भी सिकुड़ गई है और उसका पानी भी सिकुड़ गया है। ना उसमें ना नाव चलती है ना और कुछ चलता, कुछ नहीं चलता। किसी जमाने में चला करता था जब शाहजहां था। अब 10 साल बाद में इसने 1638 में राजधानी वापिस से बना दी दिल्ली। क्या बना दी? और दिल्ली में रहने लग गया आप। और यहीं पे कहते हैं कि बाद में इसके पुत्रों में विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले इसने कई जीत हासिल की, जिसमें पहली आती है 1628 में बुंदेलखंड का विद्रोह। खंड का विद्रोह दबाया। इसके अलावा इसने फिर 1633 में अहमदनगर को जीता। अहमदनगर पड़ता है गुजरात में। अहमदनगर चित्रकला भी है, गुजरात की है, ध्यान रखना। आई बात समझ में? इसके अलावा इसने फिर 1636 में गोलकुंडा को जीता। और गोलकुंडा कहाँ है? अजमेर में, कर्नाटक में है क्या? मत देना। और जब ये गोलकुंडा को जीता तो यहीं से इसे क्या मिला? कोहिनूर हीरा। इसी यहीं से इसको क्या मिला? कोहिनूर हीरा। और इस कोहिनूर हीरो को लेकर इसने बनवाया, किसमें लगवाया? तख्ते था उसमें। और इसी तख्ते था उसका दूसरा नाम है मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन। कहते हैं कि जब तख्ते था उस तैयार हो गया, और तैयार होने के बाद में जब ये बैठा तो इसी बीच इसके पुत्रों में क्या हो गया? युद्ध शुरू। क्योंकि इसे अशुभ हीरा कहा गया है। ये जिसके पास गया उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोहिनूर, अमीना भी देख तेरा कोहिनूर आया है। अब ये कोहिनूर अशुभ है। कैसे? जहो शाहजहां के पास में आया तो बेटों में युद्ध छिड़ गया उत्तराधिकार को लेकर। ठीक है। अब औरंगजेब की मृत्यु, कोई नहीं बेटा, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। फिर आया नादिर शाह भारत पे अटैक करने। नादिर शाह ने अटैक किया और तख्ते था उसको तोड़कर लूट कर जाने लगा, तो सिखों ने उस पर हमला कर दिया और उनसे छीन लिया। अब जैसे सिखों के पास में गया, रणजीत सिंह शायद ऐसे कुछ नाम मिलता है, फिर अंग्रेजों ने सिखों पे अटैक कर दिया, अंग्रेजों ने लूट लिया। अंग्रेजों ने विक्टोरिया को गिफ्ट करके उसके जन्मदिन पे ब्रिटेन भेज दिया। उसने कहा वाओ, और उसको कहां लगाया? हीरे में, वो सॉरी ताज में लगवाया। ताज में लगवाया, आदमी मर गया। क्या हुआ? अब जो उसको पहने उसके कुछ ना कुछ परिवार में अशांति चलती रहती, तो ब्रिटेन वालों ने क्या किया? ताज से निकाला और उसको म्यूजियम में रख दिया। आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कहा जाता। ये देखो, निर्जीव चीज भी इतिहास में फेमस है। और आज दुनिया, जब दुनिया इंग्लैंड जाती है तो उनके मन में एक इच्छा जरूर रहती है कि कोहिनूर हीरा देखे, क्योंकि इसको लेकर पता नहीं कितने युद्ध हुए, कितने लोग मर गए। अशुभ भी था। आई बात समझ में? तो ये कहां से? गोलकुंडा कर्नाटक से मिला। और आगे जाकर इसने किसमें क्या बनवा, किसमें लगवाया? तख्ते था उसमें या मयूर सिंहासन में, जिसे बाद में नादिर शाह खिलजी
1709 के आसपास जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब वह भारत पे अटैक करता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब बाबर हिंदुस्तान का शासक बना और जब तक औरंगजेब शासक रहा, किसी की मजाल नहीं थी विदेशी की जो भारत पे अटैक कर सके। आए और गए लेकिन हमला नहीं किया। पहले उठा के देखोगे कौन कौन आए थे, मोहम्मद बिन कासब, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, लेकिन बाबर बना उसके बाद में कोई नहीं। और जब तक औरंगजेब रहा तब तक कोई। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई नादिर शाह खिलजी ने आक्रमण किया और इसके आक्रमण की भविष्यवाणी चरणदास जी ने की थी, जो अपने जयपुर में गलता जी की वो रखी थी ना पीठ, उस वाले ने। और हकीकत में आया और आक्रमण भी हुआ। और एक हमें मिलता है संत मावजी का ग्रंथ चोपड़ा। अब वो संत मावजी पता नहीं किस जमाने में थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध भी होगा। दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध भी होगा, भविष्यवाणी की हुई है उनकी। मतलब कई संत ऐसे हैं भारत में जिन्होंने जो बातें कही ना वो हकीकत में सत्य हुई है, हकीकत में सत्य हुई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उतारो इसको तो। ध्यान रखना शाहजहां का शासनकाल, शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है। और जबकि भारतीय चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का शासनकाल कहलाता है। गोलकुंडा, गोलकुंडा। हो गया। बोलो भाई। देखो शाहजहां, अरे आवाज नहीं, दरबारी। दो दरबारियों के नाम ध्यान रखना। एक का नाम है पंडित जगन्नाथ,
कौन है? पंडित जगन्नाथ। और इसकी एक बुक है, इसके समय लिखी गई थी, जिसका नाम है गंगा लहरी। क्या है? गंगा लहरी। अब ऐसी पुस्तकों के नाम आपको पता ही नहीं है, आपको बताया नहीं जाता है, तब ऐसे क्वेश्चन उठ के आते हैं ना, तब क्या लगता है पता नहीं कहां से दे दिए, बल्कि हकीकत में है वहीं से। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी रेलवे में ज्यादा बनते हैं। एक है अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी, और इसकी बुक है एक बादशाहनामा। कुछ लोग उसे बादशाहनामा भी बोलते हैं, बादशाहनामा। कुछ लोग उसे बादशाहनामा भी बोलते हैं। कुछ बुकों में बादशाह मिलता है तो कुछ में बादशाह। और यहीं पर इसी पुस्तक में कहा जाता है कि शाहजहां की जीवनी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? शाहजहां की जीवनी। आगे देखो, अब शाहजहां के 4 जीवित पुत्र थे। कौन? 4 पुत्र। पहला दारा शिकोह, पहला सबसे बड़ा। दूसरा पुत्र जिसका नाम मिलता है हमें शाह सूजा। क्या मिलता है? शाह सूजा। तीसरा औरंगजेब। और चौथा अपने है भाई, इसका नाम है मुराद बख्श। क्या है? मुराद बख्श। देखो, अब जब इनमें जब ये बड़े होते हैं तो शाहजहां एक समझदारी का काम करता है कि अपना जो राजपाट था वो चारों भाइयों में अलग अलग बांट देता है, जिसके अंतर्गत ध्यान देना कि पंजाब का सूबेदार तो बनाया किसको? दारा शिकोह को। मतलब पंजाब किसे दिया? दारा शिकोह को। जबकि शाह सूजा को इसने दिया बंगाल। क्या दिया? बंगाल। और औरंगजेब को दिया दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण भारत। अब बचा कौन? मुराद बख्श। तो मुराद बख्श को मिला गुजरात। क्या मिला? ऐसे करके जो शाहजहां के पास में मुगल सल्तनत थी उसके 4 टुकड़े कर दिए बराबर। लेकिन एक वो होती है एक राजा बनने की इच्छा, क्योंकि यहां ये लोग गए थे, ये था पंजाब का सूबेदार बन के, बंगाल का सूबेदार इसको बना दिया, दक्षिण भारत का सूबेदार इसे बना दिया, और गुजरात का सूबेदार इसको बना दिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शाहजहां ये चाहता था कि मेरी मृत्यु के बाद में मेरा उत्तराधिकारी कौन बने? कौन बने? दारा शिकोह। और जनता भी यही चाहती थी, क्योंकि अच्छा आदमी था, और अच्छे आदमी को तो सभी चाहते हैं। लेकिन ये भाई साहब, इनको चाहिए थी, नशा था एक सत्ता प्राप्त करने। ये क्या करता है? इसको भी अपनी तरफ, इसको भी अपनी तरफ, और बड़े भाई पे अटैक करता है। और बड़े भाई से सत्ता चली गई, फिर इनको भी साइड में कर दिया और खुद शासक बन गया पूरे क्षेत्र का। और फिर बाद में वो कारनामा चला जिसके लिए औरंगजेब को याद किया जाता है, कट्टरता। सुन्नी मुसलमान था, सुन्नी था, कौन सा था? शिया और सुन्नी दो होते हैं इनमें। तो कहते हैं फिर इसने सत्ता प्राप्त करने के बाद में वो तांडव मचाया इस्लाम को लेकर। अब कुछ लोग कहते हैं, जैसे अभी लास्ट ईयर में पढ़ा रहा था तो औरंगजेब के बारे में मैंने कुछ बताया था, तो आपकी तरह ही कोई बच्ची बैठी थी, उसने कहा कि सर आप औरंगजेब को ऐसे कैसे बता रहे हो कि उसने मंदिर तोड़े या कत्ल किए इस्लाम के नाम पे? बेटा सही तो बताया मैंने, क्योंकि एनसीईआरटी यही कहती है। पढ़ो आप यूपी का इतिहास, पढ़ो आप पंजाब का सतनामियों का विद्रोह, पढ़ो आप मेवाड़ वालों का, पढ़ो आप मारवाड़ वालों का।
कि नहीं सर, हमें हमारी किताबों में तो गलत नहीं। मतलब बेटा कौन सी किताब पढ़ते हो? तो उसने कहा कि हमारे जो धार्मिक किताबें हैं वो पढ़ते हैं। कि बस अब मैं कुछ नहीं बोलूँ। जहां वो धर्म घुस गया ना, वहां बोलने की जरूरत नहीं। कि बेटा एनसीईआरटी की किताबें स्कूल में जो दी जाती है ना, एक बार उनको पढ़ लेना। कंपटीशन लेवल पे जो बुक्स आती है वो उनको पढ़ना। कि उसके अंतर्गत हम औरंगजेब को, हालांकि मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन उसके द्वारा जो कार्य किए गए वो तो सत्य है, तब जाके वो मानी। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर हम अपनाते हैं या उसके आदर्शों पे चलते हैं तो सबसे पहले उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसके आदर्श सभी समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। अब आप कहते हो साहब आप क्यों पढ़ लेते हो, इतने घंटे पढ़ा कैसे लेते हो? तो भैया हमने जिसको आदर्श माना है ना, उसका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, और भी नाम है जिन्होंने एजुकेशन में बहुत कुछ किया। नेल्सन मंडेला, जिसने क्या कहा था कि कलम एक ऐसी ताकत है जिससे पूरी दुनिया बदली जा सकती है, हथियारों से दुनिया नहीं बदलती है, हथियारों से केवल लोग मरते हैं, बोली थी ना। तो फिर ऐसे लोगों को पढ़ेंगे जब जाके, और पढ़ने से मतलब नहीं है, जब तक उनको अमल में नहीं लाओगे ना तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। पढ़ के रट के लिख के आगे कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का। अरे अच्छे व्यक्ति को पढ़ोगे तो अच्छा, बुरे को पढ़ोगे तो उसके बुराइयों को अमल तो करना सीखो। हम तो केवल रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मारे लिखे आए बात खत्म, पास हो गए सब कुछ खत्म, दिमाग से बाहर सब कुछ। फिर पढ़ाई का मतलब क्या रहा आपकी जिंदगी में? केवल वो 50 पैसे का टुकड़ा मार्केट में बिक रहा है, वो मार्केट में बिक रहा है। जहां 10,000 फीस लगती है वहां 50,000 रुपए में मिल जाएगा तुम्हें, बहुत सारी बैठी है इंस्टीट्यूट। लेकिन जो एक सीखने की चीज है वो नहीं सीख पाए। शायद इसीलिए किताबें अच्छी नहीं लगती, इसीलिए शायद घर पे 8 घंटे सीटिंग नहीं हो पा रही है किताबों के साथ। 12 घंटे तो क्या लिखोगे तुम? आई बात समझ में? इसलिए किताबें पढ़ोगे ना तब अच्छी लगेगी, और जितना दूर भागोगे ना उतनी ही बुरी लगेगी। और चीजें ऐसे याद नहीं होती, कहानियां ऐसे याद नहीं होती, वो पढ़ने से होती है। अब जैसे मैं राजस्थान का पढ़ाते पढ़ाते आपको किधर ले जाता हूँ, इंडिया, इंडिया का पढ़ाते पढ़ाते विश्व ले जाता हूँ, लेकिन लिंक होता है कहीं ना कहीं उस बात का, तभी तो जा पाता हूँ। तो 1-1 ग्राम का क्या लेना है तुम्हें, हिसाब, इधर वाले से कितना ग्राम आता है, 1200। महिलाओं में तो शायद 50 ग्राम अधिक है, 50 ग्राम अधिक है। तो दिमाग को काम में लो और चीजें याद रखो, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, आपको पता हो तो। ठीक है, उतारो।